हेलो स्टूडेंट्स, तो बीकॉम फाइनल ईयर की क्लासेस में आपका स्वागत है। और EFM पेपर 2 में हम बिजनेस बस्टिंग पढ़ रहे हैं। और बिजनेस बस्टिंग की जो बुक है उसमें जो हम टॉपिक आज ले रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस को रन करने के लिए या तो मुझे अपने पास से पैसे लगाने पड़ते हैं, तो उसे हम या तो मैं खुद लगाऊंगा, अगर मैं खुद लगाऊंगा तो वो इक्विटी शेयर की हो गई, या मेरे रिलेटिव से लेके लगाऊंगा तो वो इक्विटी शेयर की कैपिटल हो गई। या फिर एक तरीका और है कि इक्विटी शेयर ना होकर प्रेफरेंस शेयर में हम लगा दें, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ये अपने कैपिटल का पार्ट हो जाता है। और इसके अलावा एक तरीका और है, अगर मैं अपने पैसे नहीं बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता या इन्वेस्ट नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में मैं लोन लेकर भी बिजनेस रन कर सकता हूँ या बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। अगर मैंने लोन लिया 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख का, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं जो पे कर रहा हूँ उसको जहाँ से भी मैंने लोन लिया है तो उतना अर्न मुझे करना पड़ेगा, तो वही आपकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो जाती है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती है। इसी तरह कैपिटल भी अगर मैंने लगाई है मेरे पास से, तो उसके लिए ऑनर को कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा अपने को। अगर इक्विटी शेयर होल्डर से अपन ने पैसे लिए हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी पे करने के लिए अपने को डिविडेंड होना चाहिए, या प्रेफरेंस शेयर को पे करने के लिए डिविडेंड होना चाहिए, तभी उस शेयर की मार्केट वैल्यू सेम रहेगी। अदरवाइज मार्केट वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी। तो वो जो हमें मिनिमम उतना पे करना है जितना अर्न करना पड़ेगा, या मिनिमम जो कॉस्ट आ रही है उतना तो आपको अर्न करना ही पड़ेगा, वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम 4 चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 जो हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो होगी आपकी KD। नंबर 2 पे हम कैलकुलेट करेंगे KP। नंबर 3 पे हमें कैलकुलेट करनी होगी KE। और नंबर 4 पे हमें जो कैलकुलेट करनी होगी वो होगी KR। यहाँ पे K का मतलब हर बार कॉस्ट ऑफ है, तो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ को K कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ D का मतलब यहाँ पे डिबेंचर है, और डिबेंचर का मतलब मैं आपको बता दूं लोन से है। तो यहाँ पे KD का मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है, जिसे हम लोन भी कह सकते हैं। डिबेंचर भी लोन ही होता है, बस ये है कंपनी लेती है तो बदले में सर्टिफिकेट देती है। इसी तरह KP का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और KE का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। K का मतलब यहाँ पे भी कॉस्ट ही है और ऑफ इक्विटी शेयर है। और 4th जो पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है वो है KR, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि प्रॉफिट की। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट से है। तो आपको ये चारों चीज़ें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी पड़ती है, या इन चारों चीज़ों की जो कॉस्ट है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है इस चैप्टर में। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बीकॉम फाइनल ईयर में आपके बिजनेस बस्टिंग में है, और 20 मार्क्स का इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन बड़ा ईजी होता है। इस चैप्टर का क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। जनरली 100 में से 80 स्टूडेंट के आसपास इस चैप्टर के इजीली कवर कर लेते हैं। तो ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है जितना कि आपको हो सकता है देखने में लगे। तो देखिए, KD को समझने के लिए, यानी कि हमने जो लोन लिया है उसके बदले में कुछ ना कुछ हमने खर्चा किया होगा, या कुछ ना कुछ कॉस्ट आए होगी। जैसे हमने डिबेंचर इशू किए तो डिबेंचर इशू करने के लिए जो पेपर आते हैं, पेपर की हमने कॉस्ट दी होगी, या ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज पे की होगी, या एडवर्टाइजिंग में एक्सपेंसेज है तो वो पे किए होंगे, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज होते हैं वो पे किए होंगे। तो इस तरीके से जो डिबेंचर इशू है वो आपको करने की कॉस्ट आई होगी निश्चित रूप से। तो उतना तो आपको अर्न करना पड़ेगा। जो आप डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी आपके लिए क्या है, कॉस्ट का पार्ट है। और आपको जो प्रॉफिट होगा उस पर आप टैक्स भी पे करेंगे, वो भी आपका पार्ट हो जाता है कॉस्ट का। तो इस तरीके से आपको
उतना तो मिनिमम अर्न करना ही पड़ेगा। तो देखिए कि हम डिबेंचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, और केडी जो है वो भी हमें समझ जाएंगे। डिबेंचर से रिलेटेड हम 5 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करेंगे अभी, तो उनसे हम केडी को समझने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या है। तो केडी के लिए देखिए जो फॉर्मूला हम जनरली यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। केडी का मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है, और यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं आर का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट है जो हमें पे करना होता है। 1 माइनस टैक्स, इसमें से कितना टैक्स पे करेंगे वो फिर प्लस करते हैं हम यहाँ पे आर 1 माइनस आपने टैक्स पे कर दिया, उसके बाद हम लेते हैं एम वी माइनस एन पी अपॉन एन। और फिर एम वी प्लस एन पी बाय 2, और इसको कर देते हैं इनटू 100 से। तो ये आपका केडी आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला हो जाता है। आफ्टर टैक्स यहाँ पे आपने टैक्स माइनस कर दिया है, इसलिए ये जो फार्मूला हो गया है ये केडी आफ्टर टैक्स का फार्मूला हो गया है। सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला है क्या, और फार्मूले में इन चीज़ों का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लिया है आर। ये चारों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये 4 चीज़ें हैं जो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है इसमें कवर करनी है। केडी, केपी, केई और केआर, ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये 4 पॉइंट हैं जिन्हें आपको कवर करना है। इन 4 पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमें चैप्टर में सॉल्व करने होंगे। फर्स्ट केडी, सेकंड केपी, थर्ड केई और केआर। इनसे रिलेटेड लगभग 8 क्वेश्चन आपको बुक में गिवन है, तो लगभग 24 के आसपास आपके पास क्वेश्चन होंगे बुक में, 32 के आसपास। तो 30 के आसपास आपकी बुक में क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। हर एक टॉपिक पे लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास आपको बुक में गिवन है। सबसे पहले केडी देख रहे हैं। केडी में हमने जो फॉर्मूला देखा है, केडी का मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ। केडी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे के का मतलब हर जगह कॉस्ट है, और फॉर्मूले में हमने लिया है आर ब्रैकेट में है 1 माइनस टैक्स। ये 1 माइनस टी का मतलब यहाँ पे टैक्स है, 1 माइनस टैक्स। प्लस आपने किया है एमवी का मतलब मैच्योर वैल्यू है, और माइनस एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड्स, अपॉन एन का मतलब यहाँ पे ईयर से है। फिर आपने डिवाइड किया है इसमें मैच्योर वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2, यानी कि एवरेज लिया है आपने वैल्यूज का, और इनटू किया है आपने 100 से। तो अब इस फॉर्मूले को अपन डिटेल में समझने के लिए अपने को स्पेस चाहिए होगा, इसलिए अपन इसको इरेज कर देते हैं। ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या वीडियो को बीच में पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे केडी का जो मतलब है वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, या डिबेंचर भी है, और लोन भी हो जाता है। तो ये केडी का मतलब हो जाता है। अब यहाँ पे आर का मतलब है इंटरेस्ट। आर का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट है। टैक्स टी बराबर आपके टैक्स है, और एमवी क्वेश्चन में आपको एमवी गिवन होगी, तो एमवी का मतलब हो जाता है मैच्योर वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैं आपको फिर से बता देता हूं
एमवी का मतलब होता है मैच्योर वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि जब रिडम्पशन करेंगे हम डिबेंचर का उस समय हमें क्या पे करना होगा, वो आपकी मैच्योर वैल्यू होगी। यानी कि अगर 5 साल बाद आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं तो 5 साल बाद आप उसे क्या पे करेंगे, या फिर 10 साल बाद जब आप उसको रिडीम करेंगे, जो आपने लोन लिया था उसे पे करेंगे 10 साल बाद, तो आप उसे क्या पे करेंगे, वही आपकी रिडम्पशन वैल्यू होगी या मैच्योर वैल्यू कहलाएगी। इसी तरह नेट प्रोसीड जो एनपी है, इसका मतलब होता है नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर आफ्टर deducting all expenses at the time of issue। तो एनपी का मतलब क्या होता है, नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ इशू। जब आपने डिबेंचर इशू किए उस समय आपने कौन कौन से खर्चे पे किए हैं, तो इश्यू से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज है वो सारे लेस करने के बाद आपने डिबेंचर इशू करते समय जो अमाउंट प्राप्त किया, सारे खर्चे घटाने के बाद वो है नेट प्रोसीड। तो उम्मीद करता हूं अब आपको आर, टैक्स, एमवी, एनपी ये सब समझ में आ गया होगा। और अब एन का मतलब समझ लेते हैं। यहां पे एन का मतलब है ईयर या नंबर ऑफ ईयर्स, तो आप नंबर ऑफ ईयर्स एन कह सकते हैं। तो एन का मतलब हो जाता है आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स। अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम इस क्वेश्चन में शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो हम नहीं जानते हो। तो आर है हमारे पास 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट 50% है, और एमवी है, एनपी है, एन है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन जो आपको गिवन होगा वो किस तरीके से गिवन होगा। तो एग्जाम्पल में मैंने जो लिया है आपको सॉल्व करने के लिए, वो मैंने आप ही की एमआर अग्रवाल की जो बुक है उसमें, जो बिजनेस बस्टिंग की एमआर अग्रवाल की बुक है उसमें जो चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन जो जानकी लिमिटेड से रिलेटेड है वही लिया है, ताकि आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ भी जाएं। तो देखिए 2 लाख यहाँ पे क्वेश्चन है जानकी लिमिटेड। हम जानकी लिमिटेड थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि कम से कम नाम तो समझ में आ जाए आपको। ये लीजिए, जानकी लिमिटेड इश्यूज 2 लाख 10% रिडीमेबल डिबेंचर। तो यहाँ पे जानकी लिमिटेड इश्यूज 2 लाख 10% रिडीमेबल डिबेंचर। तो आपके पास 10% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये रिडीमेबल डिबेंचर है। रिडीमेबल मतलब इनका रिडम्पशन होना है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपके पास 10%, और नंबर ऑफ डिबेंचर आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। तो 2 लाख आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर जो है वो आपके पास 100 रुपीज का है। एट पार इश्यूज जो किया है वो आपने एट पार किया है। एट पार का मतलब वैसे आप समझ चुके होंगे क्योंकि आप 12th पास आउट हैं, बीकॉम फाइनल में पढ़ रहे हैं। तो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये तीनों आप जानते होंगे कि हम डिस्काउंट जो डिबेंचर है उसे 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है अगर डिबेंचर 100 रुपए का है तो उसे 100 रुपए में इशू किया है, 50 रुपए का है तो 50 रुपए में इशू किया है, 200 रुपए का है तो 200 रुपए में इशू किया है, और 10 रुपए का है तो 10 रुपए में इशू किया है। तो इसे हम जो बोलेंगे वो एट पार बोलते हैं। एट डिस्काउंट का मतलब जो डिबेंचर है, जो उसकी फेस वैल्यू है उससे कम में इशू किया है, यानी कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर है तो आपने 90 रुपीज़, 80 रुपीज़ या 95 रुपीज़ में इशू किया है, उसे हम एट डिस्काउंट बोलते हैं। और अगर हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो हम उसे, यानी कि इशूड एट प्रीमियम का मतलब होता है जितने रुपए का डिबेंचर है या डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा में हमने इशू किया है डिबेंचर को। यानी कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर है तो आपने उसे इशू किया है 120 रुपए में या 130 रुपए में या 110 रुपए में।
या 50 रुपए का है डिवेंचर तो आपने 55 रुपये 52 रुपये या 60 रुपये डिवेंचर जितने का उससे ज़्यादा में इशू किया है तो ये आपका इशूड एट प्रीमियम कहलाएगा। तो देखिए आप डिवेंचर को 3 प्रकार से इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ये आप 12th में पढ़ चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे हम तो डिवेंचर को इशू कर रहे हैं वो एट पार कर रहे हैं। एट पार का मतलब 100 रुपये का डिवेंचर आपने 100 रुपये में इशू किया है। कॉस्ट ऑफ इश्यूज जो आ रही है आपकी वो 5000 है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ डिवेंचर जो आपके पास है ये रुपीज 2000 है, यानी कि 2 लाख रुपए के आपने डिवेंचर इशू किए हैं और एक डिवेंचर की कॉस्ट है 100 रुपए। तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपको पता करने होंगे कि नंबर ऑफ डिवेंचर आपके पास कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए के डिवेंचर अगर आपने इशू किए हैं और 100 रुपए का एक है तो आप 2000 डिवेंचर इशू किए हैं आपने। नंबर ऑफ डिवेंचर जो आपने इशू किए हैं वो कितने हैं 2000। तो एक डिवेंचर की जो कॉस्ट आई है, ये जो कॉस्ट आई है ये पूरे इशू की है, यानी कि 2 लाख रुपए के जो डिवेंचर आपने इशू किए उसकी कॉस्ट थी आपके पास 5000। जो आपको खर्चा आया 5000 रुपए का खर्चा आया, लेकिन ये एक डिवेंचर को इशू करने की कॉस्ट नहीं है, ये 2000 डिवेंचर को इशू करने की कॉस्ट है। तो एक डिवेंचर को अगर आप इशू करते तो कितना खर्चा होता, तो इसके लिए जो कॉस्ट है 5000 उसमें आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डिवेंचर 2000 का, तो कॉस्ट पर डिवेंचर आपके पास आ जाएगी 2.5 रुपये कॉस्ट पर डिवेंचर। तो एक बार फिर से अपन इसको समझ लेते हैं कि देखिए 2 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए आपने और 2 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करने में जो कॉस्ट आई आपके पास वो थी 5000 रुपये। तो ये जो 5000 रुपये हैं किसी एक डिवेंचर को इशू करने की कॉस्ट नहीं है, ये 2000 डिवेंचर को इशू करने की कॉस्ट है, क्योंकि एक डिवेंचर 100 रुपये का है तो 2 लाख में आप 100 का डिवाइड कर दीजिए। तो आपने कितने डिवेंचर इशू किए 2000। तो 2000 डिवेंचर को इशू करने की जो कॉस्ट है वो 5000 रुपये क्वेश्चन में बताइए आपको। तो एक डिवेंचर को इशू करने की कॉस्ट क्या होगी, तो 5000 जो कॉस्ट है उसमें आप 2000 डिवेंचर का डिवाइड कर दीजिए। तो एक डिवेंचर को इशू करने की कॉस्ट है 2 रुपीज़ 50 पैसा, यानी कि 2.5 रुपये। तो इस तरीके से आपने कॉस्ट पर डिवेंचर कैलकुलेट कर ली। अब हम आगे चलते हैं। डिवेंचर आर रिडीमेबल, डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको 10 ईयर्स गिवन है, ये आपके नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको n गिवन है 10। फाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज्यूमिंग टैक्स रेट 50%। तो यहाँ पे टैक्स रेट आपको गिवन है 50%। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 10% इंटरेस्ट है। तो 100 रुपए का एक डिवेंचर और उसका 10% इंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट हो जाता है 10 रुपए। भाई 100 रुपए का एक डिवेंचर है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 100 रुपए का 10% आप कैलकुलेट कीजिए, 10 रुपए होगा। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, यानी कि आर। तो आपके पास आर आ चुका है। टैक्स रेट 50% क्वेश्चन में आपको दी हुई है और नंबर ऑफ ईयर 10 हैं। अब अपने पास 2 चीज़ों की कमी रह गई, वो है मैच्योर वैल्यू और नेट प्रोसीड। तो मैच्योर वैल्यू के लिए हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा कि आपको कम देना है या ज़्यादा। इसका मतलब जितना लिया है उतना तो पे करना ही है। आप एक डिवेंचर के 100 रुपये ले रहे हैं, एट पार आपने इशू किया है, तो इसका मतलब 100 रुपये में अगर आपने इशू किया है और क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा कि रिडम्पशन कैसे होगा, तो इसका मतलब जितना है उतना तो पे करेंगे हम। तो 100 रुपये के बदले 100 रुपये तो दोगे, तो यहाँ पे जो आपकी एमवी हो जाती है वो हो जाती है 100 रुपये। अब बात करते हैं नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड का मतलब नेट अमाउंट रिसीव्ड। तो रिसीव्ड हमने किया कितना, तो डिवेंचर आपने इशू जो किए वो एट पार इशू किए, यहाँ पे इशूड एट पार, यानी कि 100 रुपये में आपने इशू किया है। उसमें से खर्चा कितना हो गया, क्योंकि आपने लिखा हुआ है नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज। तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज एट द टाइम ऑफ इशू, जब इशू करते समय जो खर्चे हुए हैं वो सारे। तो खर्चे कितने हुए हैं, 5000 रुपये जो खर्चा हुआ है, तो एक डिवेंचर की वैल्यू लिए तो एक डिवेंचर का खर्चा लेस करेंगे जो है आपके पास 2.5 रुपये। तो इस तरीके से 100 रुपये आपके पास आया
इशू करते समय 2.5 रुपये आपने खर्चा कर दिया, तो एनपी जो आपके पास बचा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज वो था 97 रुपीज़ 50 पैसा, यानी कि 97 रुपीज़ 50 पैसा आपके पास बचा था। जो आपका नेट प्रोसीड होगा 100 रुपये आपने इशूड एट पार किया, डिबेंचर जो इशू किया वो 100 रुपये में किया और 2.5 रुपये आपने एक डिबेंचर का खर्चा पे कर दिया, तो 97 रुपीज़ 50 पैसा आपका नेट प्रोसीड हो गया। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास आर भी है, टैक्स भी है, मैच्योर वैल्यू भी है, नेट प्रोसीड भी है और एन नंबर ऑफ ईयर भी है 10। अब मेरे को सारी चीज़ें मिल गई है, अब मैं फॉर्मूले में अप्लाई कर सकता हूँ इन चीज़ों को, तो मैं फॉर्मूले में अप्लाई करता हूँ। तो देखिए आर है आपके पास 10 रुपये, 1 माइनस टैक्स ये हो गया अपने पास 50 पैसे, 50% है यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 100, तो ये इसी तरीके से होता है ना, परसेंट मतलब 50/100, तो 50/100 किया तो क्या आया 0.50 ही तो आया। तो 1 माइनस टैक्स है तो एक में से मैंने टैक्स लेस किया 50 पैसे। अब यार इसको और नीचे करना पड़ेगा क्योंकि ये अपॉन में ये फॉर्मूला लिखा है, तो इसको और थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर लेते हैं हम। 10 रुपये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 1 माइनस 50 पैसा ये आपका टैक्स हो गया, प्लस करेंगे मैच्योर वैल्यू 100 रुपये थी, एमवी देखिए आप क्वेश्चन में 100 रुपये थी, नेट प्रोसीड 100 रुपये में से 2.5 रुपये खर्चा लेस करने के बाद आपके पास नेट प्रोसीड आया 97 रुपीज़ 50 पैसा अपॉन एन नंबर ऑफ ईयर आपके पास हो गए 10। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 माइनस टैक्स 1 रुपये में से 50 पैसे लेस करेंगे तो 50 पैसे आएगा, 50 पैसे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से तो आपके पास आ गए 5 रुपये। 1 में से 50 पैसा गया तो 50 पैसा बचेगा, 50 पैसे को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रुपये आएगा, तो यहाँ तक का सॉल्यूशन 5 रुपये, प्लस करेंगे 100 में से 97.5 गया तो ये आपके पास बचेगा 2.5/100 डिवाइडेड बाई तो पहले भी नहीं किया अपन ने, हाँ भाई। तो देखिए यहाँ पे एम तो लिखना ही भूल गए अपन, ये एम प्लस एन पी, तो एम आपके पास 100 रुपये थी और एन पी आपके पास 97.50 है अपॉन 2 इंटू 100, तो ये आपका फॉर्मूला है पूरा। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो उधर देखिए, मैं उन सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, तो जो उधर लिखा हुआ है उसको इरेज कर रहा हूँ। अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में अपनी सुविधा अनुसार जब भी आपको टाइम मिले आप नोट कर सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ जिससे कि मेरे को स्पेस मिल जाएगा और मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगा आगे। तो देखिए 10 है, यहाँ पे 1 माइनस 0.50 किया तो 50 पैसा बचेगा, 50 पैसे को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका बचेगा 5 रुपये। अब 100 में से आप 97.50 को लेस करेंगे तो फिर 2.5 रुपये बचेगा बाय 10, नंबर ऑफ ईयर 10 है तो ये आपके पास बच जाएगा। और इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड देंगे आप तो 197.5 बाई 2 ये आपके पास आएगा 98.75 इंटू 100। अब 2 रुपीज़ 50 पैसे में आप 10 का डिवाइड देंगे तो 5 रुपये प्लस, अब आप इसमें 10 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा 25 पैसे, 0.25 आएगा, 98.75 इंटू 100, तो आप 5.25 को इंटू करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 525 बाय 98.75, तो ये आएगा आपका आंसर 5.316 या 5.32 भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये आपकी हो जाएगी KD आफ्टर टैक्स। अब मैं इसको आफ्टर टैक्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें से मैंने टैक्स लेस कर दिया है। देखिए 1 माइनस टैक्स लेस किया है ना, तो ये हो गया आपका आंसर KD आफ्टर टैक्स। अब देखिए KD आफ्टर टैक्स जो है ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कई बार आपको क्वेश्चन में कह देगा कि KD बिफोर टैक्स कैलकुलेट कीजिए। भाई इस क्वेश्चन में देखिए हमने KD आफ्टर टैक्स तो कैलकुलेट कर लिया, अब हो सकता है कि कई बार आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि KD बिफोर टैक्स कैलकुलेट करिए, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। KD आफ्टर टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया है इसी को हम बिफोर टैक्स भी कर सकते हैं। कैसे, तो इसमें से 1 माइनस टैक्स हटा दीजिए,
KD बिफोर टैक्स का जो फार्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ, बिफोर टैक्स, KD बिफोर टैक्स का फार्मूला लिख देता हूँ मैं, R प्लस MV माइनस NP अपॉन N, इधर MV प्लस NP बाय 2 इंटू 100, ये आपके KD बिफोर टैक्स का फार्मूला होता है। तो आप देखिए कि ये जो फार्मूला है पूरा वही फार्मूला है, बस 1 माइनस टैक्स ही तो नहीं है उसमें भाई। उस फार्मूले में KD बिफोर टैक्स में केवल यहाँ पे जो 1 माइनस टैक्स है इसको हटा दिया, तो वो जो फार्मूला बन गया वो बिफोर टैक्स का बन गया। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो वापस रख देता हूँ, R 10 रुपये थी, लिख देता हूँ, MV आपकी 100 रुपये थी, NP 97.50 आपने कैलकुलेट की थी, नंबर ऑफ ईयर 10 है, MV आपके पास 100 है, NP कितनी आई थी 97.50 अपॉन 2 इंटू 100। ये हम पार्टीशन दे देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो चीज़ें हैं ये आफ्टर टैक्स की है और वो है बिफोर टैक्स। KD बिफोर टैक्स। तो देखिए 10 प्लस, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, 100 में से 97.50 गया तो 2.50 में आपने 10 का डिवाइड किया तो 0.25 ही तो आएगा, और 100 प्लस 97.50 बाई 2 करेंगे तो फिर से 98.75 आ जाएगा इंटू 100, ये हो जाएगा 10.25 डिवाइडेड बाई 98.75 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.38%। तो देखिए 10.25 बाई 98.75 इंटू 100, तो ये आ जाता है आपका 10.379, तो 10.38 ही हो गया। तो इस तरीके से आप बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन में आप आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इस प्रकार होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको KD समझ में आई होगी, और इस चैप्टर से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो KD है, KD से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम और देखेंगे। तो उसके बाद जो KD में जो भी प्रॉब्लम है हमको जो अभी है वो हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। हाँ तो देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड जो एक प्रॉब्लम है वो हम और देख लेते हैं, जिससे कि KD को इम्प्रूव करने में हमें सहायता मिले। तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में KD से रिलेटेड आप ही की जो बुक है MR अग्रवाल की बिजनेस बस्टिंग की, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने यहाँ पे लिया है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि KD को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो MR अग्रवाल बिजनेस बस्टिंग की बुक से है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 2 वो देख रहे हैं। तो जिंदल लिमिटेड इश्यूड 5010% रिडीमेबल डिवेंचर। तो हमने जो डिवेंचर इशू किए हैं वो नंबर ऑफ डिवेंचर है 5000, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मालूम है कि 10% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और नंबर ऑफ डिवेंचर 5000 है, और एक डिवेंचर की जो प्राइस है वो 100 है। लेकिन जो आपने इशू किया है तो ये कह रहा है कि इशूड 5000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट। तो हमने 100 रुपये का डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू किया है, मतलब 95 में इशू किया है। फ्लोटेशन चार्ज मतलब कि इशूड एक्सपेंसेस जो हैं आपके 15,000, टोटल 5,000 डिवेंचर पर हैं, तो एक डिवेंचर पे जो खर्चा हुआ होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000 डिवेंचर, तो एक डिवेंचर पे 3 रुपये है, तो आपकी जो कॉस्ट आई है 3 रुपीज़ पर डिवेंचर है। ये आपकी इशूड कॉस्ट हो गई। और डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, तो आपको N है, और टैक्स रेट आपको 50% दी हुई है। तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए KD का फॉर्मूला जो हम जानते हैं वो हमने पहले बताया भी था आपको, और जो पहले अगर अटेंड नहीं कर पाए तो वो देख सकते हैं। KD आफ्टर टैक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं
उसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं आर वन माइनस टैक्स फिर प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन एन। तो एम वी माइनस एन पी अपॉन एन अपॉन एम वी प्लस एन पी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं और इससे रिलेटेड जो टर्म्स थी वो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे R किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो T है ये हम 1 माइनस टी लिखते हैं इसे, या 1 माइनस टैक्स भी लिख सकते हो आप। तो T किसे रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे R जो है आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। R जो रिप्रेजेंट करेगा वो इंटरेस्ट को, और N जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ ईयर है। T जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टैक्स। MV मैंने आपको पहले भी बताया था कि MV का मतलब है मैच्योर वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो आप डिबेंचर को रिडीम करोगे उस समय आपने क्या पे किया डिबेंचर के बदले, वही आपकी मैच्योर वैल्यू होगी। अगर हम डिबेंचर को 10 साल बाद रीपे करते हैं, या 5 साल बाद रीपे करते हैं, या 20 ईयर्स बाद रीपे करते हैं, तो हमने कितना रीपे किया वही डिबेंचर की मैच्योर वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं एनपी। तो एनपी यहाँ पे आपके लिए है नेट प्रोसीड्स, या नेट अमाउंट रिसीव्ड, या इसको आप ये भी कह सकते हो नेट अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग all expenses of debenture at the time of issue। तो यहां पे एनपी का मतलब हो जाता है अपना नेट प्रोसीड, यानी कि नेट अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज ऑफ डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इशू। यानी कि डिबेंचर को इशू करते समय जो भी आपके खर्चे हुए हैं उनको लेस करने के बाद आपको कितना रुपया मिला वो आपका नेट प्रोसीड कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास आर इंटरेस्ट हो जाता है, 100 रुपये का डिवेंचर है, 10% इंटरेस्ट है, तो 100 रुपये का 10% आप कर लीजिए, तो 10 रुपये जो आया वो आपका इंटरेस्ट हो गया। नंबर ऑफ ईयर आपको दे रखे हैं 5 ईयर, डिवेंचर आर रिडीमेबल एट 5 ईयर, या डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, तो ये आपका एन हो गया 5 साल। टैक्स आपका 50% आपको दे रखा है, क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है 50%। मैच्योर वैल्यू, अब आपको कुछ भी नहीं कहा मैच्योर वैल्यू के बारे में, तो क्वेश्चन में मैच्योर वैल्यू नहीं दी हुई, इसका मतलब आपने जितने में इशू किया है, अगर आपने 100 रुपये में इशू का डिवेंचर है तो 100 रुपये तो आपको पे करने ही है। तो 100 रुपये का आपका डिवेंचर था तो इसका मतलब 100 रुपये तो हमें पे करना ही है, तो मैच्योर वैल्यू इसकी हो जाएगी 100 रुपये। नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड का मतलब हो जाता है कि हमें क्या मिला, तो डिवेंचर था 100 रुपये का, उसमें से 5 रुपये तो हमने डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपये में से 5 रुपये तो हमने डिस्काउंट दे दिया, बचे 95 में से 3 रुपये एक डिवेंचर को इशू करने का खर्चा आ रहा है, तो 3 रुपये जो खर्चा आया तो 92 रुपीज़ हमें मिले, तो ये जो 92 रुपीज़ मिला ये एनपी हो जाएगा आपका। तो मेरे पास सारी चीज़ें आ गई, आर मेरे पास 10 रुपये है, एन मेरे पास 5 रुपये है, टैक्स रेट 50% है, मैच्योर वैल्यू मेरे पास 100 रुपये है, और एनपी 100 रुपये में से 5 रुपये डिस्काउंट लेस किया 95 है, 95 में से 3 रुपये जो मेरी कॉस्ट थी डिवेंचर की वो मैंने लेस की,
तो 92 रुपीज़ मेरे पास नेट प्रोसीड आ गई। अब इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं जो वैल्यूज़ आई है। तो आर आपका 10 रुपये था, 1 माइनस टैक्स यानी कि 50% टैक्स, तो 1 रुपये में से 50 पैसे गए तो 50 पैसे आपके पास बचेगा, प्लस मैच्योर वैल्यू आपकी थी 100 रुपये, नेट प्रोसीड आपका आया था 92 रुपीज़ बिल्कुल। और नंबर ऑफ ईयर 5 साल बाद आप रिडीम कर रहे हैं, ये दिया हुआ है देखो, डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल बाद रिडीम होना है। MV 100 और NP 92/2 इंटू 100, तो ये KD आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला हो गया आपका। आफ्टर टैक्स, टैक्स लेस कर दिया आपने, तो ये आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आप 1 रुपये में से 50 पैसे लेस करेंगे, 50 पैसे, 50 पैसे को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया 5 रुपये, 100 में से 92 गए 8, तो 8 रुपीज़ में से 8 रुपये में डिवाइड कर दीजिए 5 का, तो 8/5, जब आप 8/5 करेंगे तो आपके पास आएगा 1 रुपीज़ 60 पैसा। यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो 192 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज प्राइस आएगी 96 इंटू 100, तो 6 रुपीज़ 60 पैसे में आप डिवाइड करेंगे 96 का इंटू 100, तो 660 में आप डिवाइड कर सकते हैं 96 का, आपके पास पैसे आ जाता है 6.875, ये इसका आंसर आ जाता है 6.875%। तो देखिए इस तरीके से आप कितनी आसानी से KD आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको KD आफ्टर टैक्स सॉल्व करने में अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनको अच्छे से समझ लिया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने निश्चित रूप से उनको समझने का प्रयास भी किया होगा। तो KD आफ्टर टैक्स आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं इसी क्वेश्चन में अगर KD बिफोर टैक्स हमें कैलकुलेट करने के लिए कहे तो हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए KD बिफोर टैक्स हम इस पोर्शन में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये KD बिफोर टैक्स, तो KD बिफोर टैक्स का जो फार्मूला होगा वो हम ले लेते हैं R प्लस MV माइनस NP अपॉन N, और MV प्लस NP/2 इंटू 100। तो देखिए KD आफ्टर टैक्स का जो फार्मूला था वही फार्मूला KD बिफोर टैक्स का है, बस 1 माइनस टैक्स उसमें नहीं है क्योंकि टैक्स उसमें पे ही नहीं करना है। तो R हमारा 10 रुपये था, जो वैल्यू इसमें थी वही लेंगे, तो R हमारा 10 रुपये था, प्लस यहाँ पे देखिए प्लस है, और मैच्योर वैल्यू हमारी जो पहले थी वही रहेगी। तो मैच्योर वैल्यू हमारे पहले वाले केस में 100 थी, NP 92 थी, और N 5 साल बाद रिडीम करना है 100 प्लस 92/2 इंटू 100। अब 10 रुपीज़ था, और यहाँ पे 8 में 5 का डिवाइड किया तो 1.60 आएगा। इन दोनों का एवरेज करेंगे आप तो आपके पास आएगा 96 इंटू 100, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 प्लस 1.60 ये हो गया 11.60, आप डिवाइड करेंगे 96 का इंटू करेंगे 100, तो आपके पास रेट आएगी 12.08। तो ये आपका KD आफ्टर टैक्स हो जाता है और वो आपका KD बिफोर टैक्स हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको KD को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इन्हीं क्वेश्चंस की जो KD से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको आप घर पे सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे और जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।